This is the Delhi station of All India Radio. Please stand by for our next broadcast. You will now listen to the recording of today's proceedings during the question hour in the Lok Sabha. ये आकाशवाणी है। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 121 श्री सुनील बाबूराव। प्रश्न संख्या 121। क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए स्थानों का चयन किया है, पहचान की है? ख, यदि हाँ तो राज्य, संघ राज्य क्षेत्रवार और जिलेवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ग, नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए क्या प्रक्रिया या मानदंड निर्धारित किए गए हैं? घ, क्या सरकार का बिहार के कटिहार जिले में कोई चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का विचार है? और अंग, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि विस्तार पूर्ण उन्होंने मुझे सवाल का जवाब दिया है। जहाँ तक अध्यक्ष महोदय मेरा सवाल पूरे महाराष्ट्र में या पूरे देश में होने वाले मेडिकल कॉलेज के बारे में था, और महाराष्ट्र में मैं जहाँ गोंदिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे भी एक चरण 1 के तहत मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुआ है, मगर जिसका निर्माण कार्य अभी तक चालू नहीं हो पाया। बच्चों को एडमिशन दी जा रही है मगर निर्माण कार्य में कोई गति नहीं है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय को पूछना चाहूँगा कि इसके निर्माण कार्य के बारे में कब तक चालू हो पाएगा और ये सभी सुख सुविधा के साथ में लोगों को कब तक के उपयोगिता में आएगा यह मेडिकल कॉलेज, इसके बारे में जानकारी दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मेडिकल कॉलेज चालू करनी होती है तो भारत सरकार की फेज 1, फेज 3, फेज 2 और फेज 3 157 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के अनुदान से राज्य में चालू करने के लिए भारत सरकार ने निश्चय किया। उसके मुताबिक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी रिकमेंडेशन भेजी। जब स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार को रिकमेंडेड करती है और अपनी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आवेदन देती है, तब वो वहाँ लैंड आइडेंटिफाई करती है। वो कहेंगे कि हम यहाँ लैंड देंगे, हम यहाँ सुविधा देंगे। इस टाइप की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। मैंने स्टेट गवर्नमेंट के साथ प्रत्यक्ष बातचीत किया, लेटर भी लिखा है। मैंने कहा कि जो भी यहाँ के लोकल इशू है, लोकल थोड़ा सा इशू होने की वजह से चालू नहीं हो पाया है, लेकिन हमने ये मेडिकल कॉलेज रद्द नहीं किया है। हमारा कमिटमेंट है कि वहाँ मेडिकल कॉलेज चालू हो, इसलिए हमने मेडिकल कॉलेज चालू कर दिया है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। हमने राज्य सरकार के संपर्क में है और तुरंत ही इंफ्रास्ट्रक्चर चालू करने के लिए मुझे स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कहा भी गया है। तो मेरी अपेक्षा है कि स्टेट गवर्नमेंट तुरंत ही उस पर कार्यवाही करेगी। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इसके बारे में मंत्री महोदय, राज्य मंत्री वहाँ पे आए भी थे और उन्होंने भी मुझे कहा था कि बहुत जल्द हम लोग उसको चालू करेंगे। उसके बारे में राज्य सरकार से कुछ करके ये काम करना पड़ेगा। सर, मेरा दूसरा सवाल था कि मेरा दूसरा जो जिला है भंडारा, जो गोंदिया से 90 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर भी अपने चरण 3 के तहत मेडिकल कॉलेज के बारे में बात हुई थी। उसके बारे में हमने विस्तार से आपको मिला भी था और आपने हमें कहा भी था कि जैसे ही राज्य से आएगा तो हम लोग उसमें जरूर बात करेंगे। वहाँ पे भी जो मापदंड होते हैं एक मेडिकल कॉलेज चालू करने के लिए, जैसा कि आपने कहा अपने जवाब में, तो वहाँ सभी मापदंड पूरे होते हैं और वहाँ सरकारी अस्पताल भी हैं, जो पूरा बेड जो चाहिए अपने को सभी वहाँ सुविधा उपलब्ध होगी। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज चालू करने के लिए भंडारा में हम कब तक कोशिश कर सकते हैं और उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है, उसके बारे में मुझे जानकारी मिली तो अच्छी रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में हमारे स्टूडेंट को मेडिकल एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, हमारे स्टूडेंट को बाहर एजुकेशन के लिए ना जाना पड़े, इसलिए भारत सरकार ने देश में मेडिकल कॉलेज बढ़ाने के लिए अभियान चलाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 2014 में हमारे पास 387 मेडिकल कॉलेज थी, वो आज बढ़ के 655 मेडिकल कॉलेज हो चुकी है। यानी कि मेडिकल कॉलेज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आज मेडिकल कॉलेज के लिए सभी राज्य सरकार
अपनी अपनी ओर से मेडिकल कॉलेज चालू करता है, प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी कर सकता है। भारत सरकार ने 157 मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए अनुदान दिया है और भी आगे मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में हम सोचे उसके पहले हम चाहते हैं कि 157 मेडिकल कॉलेज जो हमने अप्रूव किया है वो स्टेट में पहले एस्टेब्लिशमेंट हो जाए। हम उसके पीछे लगे हैं। आज तक 84 मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ है। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता जाएगा तो इस विषय में हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार को मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भारत सरकार ने कोई मना नहीं किया है, प्राइवेट सेक्टर को भी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कोई मना नहीं किया है। हमने कई रूल्स को रिलैक्स किया है ताकि मेडिकल कॉलेज देश में ज़्यादा से ज़्यादा खुले। पहले लैंड इतनी होनी चाहिए, इतना एकड़ लैंड है तो ही मेडिकल कॉलेज दे, ऐसा था, हमने उसको रिमूव कर दिया है। और जो वहाँ मिनिमम फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 चीज़ हमें चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। एक, जो मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं उसके पास 300 बेड की, मिनिमम 300 बेड की हॉस्पिटल होनी चाहिए और बाकी बढ़ के वो 750 तक होनी चाहिए। और उसके अलावा वहाँ फैकल्टी होनी चाहिए और पेशेंट होना चाहिए। ये 3 सुविधा और जो स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्था हो तो हम तुरंत ही मेडिकल कॉलेज के लिए अप्रूवल दे देते हैं। केवल गवर्नमेंट सेक्टर से ही मेडिकल खुले ऐसा ही नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट खुले। कई स्टेट गवर्नमेंट ने पीपीपी मॉडल भी अडॉप्ट किया है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट की हॉस्पिटल होती है, प्राइवेट प्लेयर आके वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं और मेडिकल कॉलेज चालू करते हैं। तो प्राइवेट प्लेयर और स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलके भी मेडिकल कॉलेज खोलते हैं। इस तरह से देश में मेडिकल कॉलेज बढ़े उस दिशा में प्रयास हो रहा है। कोई भी राज्य सरकार की ओर से हमारे यहाँ प्रपोजल आएगी, तुरंत हम एग्जामिन करेंगे और हम उसको मेडिकल कॉलेज की अप्रूवल दे देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि लास्ट ईयर में हमने 37 नई मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल दिया है। इस साल भी असेसमेंट चल रहा है। 89 नई मेडिकल ओपन करने के लिए आवेदन आए हैं, उसमें से उसका इंस्पेक्शन हो रहा है और जो एलिजिबल पाए जाएंगे सभी को मेडिकल कॉलेज भारत सरकार की ओर से अप्रूवल दिया जाएगा। श्री दुलार चंद गोस्वामी। अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य अंतर्गत मेरा संसदीय क्षेत्र कटिहार, कटिहार एक आकांक्षी जिला है और यह सीमांचल क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ असाध्य रोग के मरीजों को उस क्षेत्र में सही से इलाज प्राप्त नहीं होता है और इनको कटिहार से 400 किलोमीटर दूर पटना या फिर दिल्ली जो हजारों किलोमीटर दूर है, चेन्नई, मुंबई और चंडीगढ़ जाना पड़ता है। तो इन क्षेत्र के परेशानियों को देखते हुए क्या स्वास्थ्य मंत्रालय कटिहार में एक अत्याधुनिक केंद्रीय मेडिकल कॉलेज खोलने का विचार रखते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की ओर से बिहार में 2 एम्स की स्थापना के लिए हमने कार्यवाही चालू की है। एक एम्स ऑलरेडी पटना में चालू है और अच्छी तरह से लोगों की सेवा में लगी हुई है। उसके अलावा बिहार में भी हमने तो सब लोगों को फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में कहा था, फर्स्ट कम फर्स्ट, जो अपने यहाँ कंसर्न देके भारत सरकार को रिकमेंडेशन करेंगे उसको हम मेडिकल कॉलेज देंगे। लेकिन बिहार की ओर से जो रिकमेंडेशन आया था उसको हमने दिया था और भी राज्य सरकार अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलना चाहती है तो एनएमसी अवश्य उसका पैरामीटर को पूरा करेंगे तो मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। Thank you, Speaker, sir. Sir, setting up of a new medical colleges, as far as the norms of the ministry is concerned, Kerala will not get anyone because all 14 districts have a government medical college. So I don't think that the norms is wherever the medical college is there, Government of India will not consider new one as per these schemes. It was according to my information. So I would like to ask Honorable Minister through you, sir, whether in Kerala we have 14 districts, we have a medical college. You have to consider as a special assistance of these medical college developments and additional facilities. And also, sir, our long pending demand, All India Institute of Medical Science, All India AIIMS, that also you have to consider. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले बता चुका हूँ कि मेडिकल कॉलेज ओपन करने के लिए भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट को हर संभव मदद करेगा। केरला में 2014 के पहले 25 मेडिकल कॉलेज थी। आज वो इतना सुनना नहीं चाहते, आप तो सुझाव दे दिया, आपने सुन लिया, खत्म हुई बात। थैंक यू। टी बालू जी। थैंक यू सर। सर दे दिया ना आंसर, आपका सुझाव इंडिकेशन उन्होंने नोट कर लिया है। आपका सुझाव उन्होंने व्यक्त कर लिया ना।
Okay, okay. Sir, how many colleges in India have started without any infrastructure? The second question is, how many colleges foundation laid by the Prime Minister of India and not yet taken off, even from the first break? Question over, sir. I seek an answer. नहीं, मदुरई एम्स पे ऑलरेडी पहले चर्चा हो चुकी पिछले सदन में, मैं खुद गवाह हूं। Minister has to answer. माननीय अध्यक्ष महोदय, डोंट वरी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसको रिप्लाई देता हूँ। फिर बालू जी, आई एम गिविंग रिप्लाई टू यू। Sir, लेट मी रिप्लाई टू प्लीज सिटेड। Sir, I all pertinent question. Two questions have been put by me. माननीय अध्यक्ष All महोदय, pertinent. How many colleges pending without infrastructure started? How many colleges have been started without infrastructure? That's one. Second question: how many colleges the Prime Minister of India has laid the foundation, not has started from the foundation itself? माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉलिटिक्स तो हर मुद्दे पे हो सकता है। मैं मानता हूं कि यहाँ जिस तरह का पॉलिटिक्स हो रहा है, सवाल मदुराई एम्स का है और ये स्टेट को ऐसे गुमराह कर रहे हैं कि मदुराई में एम्स नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मदुराई में ऑलरेडी एम्स हो गई है, वहाँ एम्स का एजुकेशन चालू हो गया है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी है। एजुकेशन चालू हो गया है, वहाँ बच्चे पढ़ने लगे हैं। सवाल इतना है, पहले लैंड नहीं मिली थी। अध्यक्ष महोदय, समझने जैसा है, मैं ये सदन के द्वारा तमिलनाडु की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिना कारण से पॉलिटिकल मुद्दा बना के वो वहाँ राजनीति कर रहे हैं। नाउ एंड टुडे मेडिकल MBBS course is ongoing in AIIMS Madurai. Why are you giving to your state, giving to wrong information? मदुराई एजुकेशन चालू है, मदुराई में डायरेक्टर है, मदुराई में एम्स में स्टडी की जाती है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने पहले टाइम पे लैंड अलॉट नहीं किया था। दूसरा, जायका फंडेड प्रोजेक्ट होने से 2 साल तक वहां से जापान से लोग, जायका के लोग यहाँ विजिट नहीं कर पाए और उसका एस्टिमेट डबल हो गया। जो पहले एम्स होनी थी उससे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बने, उसके लिए 1900 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। उसके लिए एजेंसी फिक्स की गई है, टेंडर होने की दिशा में आगे काम बढ़ रहा है। सारी चीज आपको पता है, सभी लोगों ने मुझे लेटर लिखा है, मैंने उसको डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन राजनीति ही करना है, उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम मोदी जी ने एम्स दिया है और तमिलनाडु में मैं सदन को कहना चाहता हूँ, तमिलनाडु में आज एम्स का एजुकेशन चालू है, वहाँ स्टूडेंट की पढ़ाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया 122 और फिर पॉलिटिक्स करते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इट्स नॉट गुड, इट्स अ पॉलिटिक्स। आपके यहाँ एजुकेशन चालू है कि नहीं? और दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई पीड़ा ये है, कई लोगों को पीड़ा ये है, कई लोग वहाँ मेडिकल कॉलेज में कम फैकल्टी, कम पेशेंट से मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। मैंने एक्शन लिया है, उसका रिएक्शन आ रहा है। ऐसे मेडिकल कॉलेज में नहीं चलने दूंगा। जिस मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी ना हो, जिस मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, जिस मेडिकल कॉलेज में पेशेंट ना हो, ऐसी मेडिकल कॉलेज पर मैंने चकंजा कसा है, उसका रिएक्शन है और कुछ नहीं है, नहीं चलेंगे मोदी गवर्नमेंट में। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये डिसीजिव गवर्नमेंट है, वायदा का व्यापार नहीं करती है। वहाँ जिस तरह से मदुराई एम्स का काम चालू होना है, आप सहयोग करिए। आपके स्टेट में अच्छी मेडिकल, अच्छी एम्स बन रही है, 1900 करोड़ रुपए के खर्च पर हो रही है, उसका करो। चलो स्पीकर सर, से बात करो, स्पीकर सर, उधर करके बात कर सर, इधर करके बात करो। एक्शन तो होगा। बात करो। जो मेडिकल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना चलाएंगे, उसके सामने एक्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 122 सर केसी श्रीनिवासन। प्रश्न संख्या 122। क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क रक्त अल्पता मुक्त भारत अभियान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इसके आरंभ होने के उपरांत इसके तहत राज्यवार क्या प्रगति हुई है। ख रक्ताल्पता मुक्त भारत अभियान और पोषण अभियान के अंतर्गत 2019 से आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार और जिलेवार ब्यौरा क्या है। ग बच्चों में बौनेपन यानी स्टंटिंग के मामलों का राज्यवार और जिलेवार ब्यौरा क्या है। घ बच्चों में शारीरिक विकास अवरुद्ध वेस्टिंग होने तथा बौनेपन की समस्या दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, उठाए जा रहे हैं। अंग क्या 5 वर्ष की आयु तक के 67% लड़के और 59% लड़कियां रक्ताल्पता से पीड़ित हैं और यदि हां तो इस रोग को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, उठाए जा रहे हैं। और च क्या सरकार 2016 से 2021 तक असम के बारपेटा जिला में महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता के मामलों की बढ़ती संख्या से अवगत है और यदि हां तो इस स्थिति में सुधार के लिए की जा रही पहल का ब्यौरा क्या है। माननीय मंत्री जी। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। मैं व्यवस्था देता हूँ अभिराज, मैं व्यवस्था देता हूँ अभिराजे, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ आप विराजे, मैं आप व्यवस्था विराजे में आप बैठ जाइए, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। 1 मिनट माननीय सदस्य, 1 मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, प्लीज मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, प्लीज प्लीज, ओके ओके प्लीज प्लीज, ओके ओके मिस्टर बालू जी, मिस्टर बालू जी, यस यस, ओके ओके, 1 मिनट प्लीज प्लीज। ओके ओके, 1 मिनट, ओके मैं 1 मिनट व्यवस्था दे रहा हूं ना, आप व्यवस्था दे रहा हूं। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी ने 2 बात कही है कि ऐसे कोई भी मेडिकल कॉलेज जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे उनको मैं चलने दूंगा। ये बात सही है, इन्हें भी चलना चाहिए देश के अंदर। नहीं, एक मिनट बालू जी, मैंने आपको बुलाता हूं, आप मेरी पूरी बात सुनिए, ऐसे नहीं। अगर कोई आपके लिए नहीं, पूरे देश के अंदर उन्होंने कहा कि ऐसे मेडिकल कॉलेज जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, फैकल्टी नहीं हो, उनको नहीं चलने देंगे। एक उन्होंने जनरल बात की जो होना भी चाहिए। दूसरा विषय जो उन्होंने कहा है उसको मैं देख लूंगा। उन्होंने जो दूसरा विषय, हाँ उसको मैं देख लूंगा, वह विषय में देख लूंगा, वह विषय में देख लूंगा, वह विषय में देख लूंगा। प्लीज, मैंने क्या वो विषय देख लूंगा, मैं रिकॉर्ड में देख लूंगा, उस विषय को रिकॉर्ड में देख लूंगा। कोई भी आरोप सदन में नहीं लगाए, ऐसी व्यवस्था मैं कर दूंगा। प्लीज, आलोचना हो सकती है, आरोप नहीं लग देंगे, बैठ जाइए, ठीक है ना। मैं देख लूंगा ना व्यवस्था, मैंने आपको आश्वस्त कर दिया है, मैंने आपको आश्वस्त कर दिया। प्लीज, मैंने आश्वस्त कर दिया। हाँ, क्या बोलना है? हाँ। How can the minister, instead of replying a straightforward question, threaten us that the noose around us will be tightened? Who is he? Who is he? This is the answer. What is he blackmailing? Okay, मैं इसको देख लूंगा। Sir, उसको देख। क्वेश्चन नंबर केसी श्रीनिवासन, मैं देख लूंगा व्यवस्था। केसी श्रीनिवासन मंत्री जी। Sir, my state Andhra Pradesh is witnessing मेंबर का क्वेश्चन ऐसे नहीं करेगा। मैं देखता हूँ। number of cases of anemia. मैं रिकॉर्ड को देखूंगा, मैं रिकॉर्ड examine the record, please sit down. It shows that examine the report. government of Andhra Pradesh has not even utilized 25% of the fund. एग्जामिन कर लूंगा रिकॉर्ड को, गरम परंपरा नहीं, कोई बैठिए, ऐसा नहीं चलेगा सदन। चलिए माननीय सदस्य पूछिए। बालू जी प्लीज बैठिए, मैं रिकॉर्ड को देख लूंगा, मैंने बोल दिया।
The voice loud only. चलिए कैसे Sir, my state Andhra Pradesh is witnessing a persistent increase in the number of cases of anemia in children and women also. As per the reply given by the minister, it shows that the government of Andhra Pradesh has not even utilized 25% of the funds allocated by the government of India under National Health Mission for eradication of anemia. So, which means that it is the government of Andhra Pradesh is not even bothered about the health of the citizens. In this regard, I would like to know from the minister whether the government of India has issued any direction to government of Andhra Pradesh to ensure effective and time-bound utilization of the funds allocated by the government of India, sir. Thank you. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में एनीमिया से मुक्ति मिले और देश के हर नागरिक, बालक, महिला, नागरिक सब स्वस्थ रहे, उसके लिए भारत सरकार के द्वारा 3666 थियरी अपनाई गई है। 1 है 6 बेनिफिशरीज एज ग्रुप का, सभी स्टेट गवर्नमेंट को 666 टाइप के हमारी थियरी के लिए एडवाइस दी जाती है। रेगुलर उसको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है, आंध्र प्रदेश को भी सपोर्ट किया जाता है, ताकि चिल्ड्रन जो है 6 to 59 मंथ के चिल्ड्रन, 5 to 9 ईयर्स के एडोलसेंट, 10 to 19 ईयर्स के वुमेन, रिप्रोडक्टिव एज 15 to 49 ईयर्स से सभी लोगों को बेस्ट न्यूट्रिएंट मिले, उसको फोर्टिफाइड आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट मिले, ताकि नागरिक को न्यूट्रिएंट मिले और वो एनेमिक ना रहे। उस दिशा में सभी राज्य सरकार को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाता है। बार बार हम उसके साथ मीटिंग भी करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को हर संभव आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है और उसके लिए हमारी आशा बहन से लेके सारी व्यवस्था है, उसको फाइनेंशियली और स्किल डेवलपमेंट करके भी उसको मदद किया जाता है, ताकि देश में माल न्यूट्रिशन के सामने स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में मिलकर लड़े। ऑनरेबल मेंबर्स। Sir, actually that is not the answer for my question. I accept that the government of India is doing very well, but the utilization is not done by the state government. But my second supplementary, sir, all the villages in Ekondur Mandal of my constituency Vijayawada have high incidence of chronic kidney disease. Research shows that anemia can be a common complication in patients diagnosed with the chronic kidney disease, sir. In this regard, I would like to ask the minister whether the government recognizes that it is a matter of grave concern, and if yes, what are the steps the government of India is planning to take with respect to the screening, diagnosing and managing of anemia in chronic disease patients, sir. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बहुत वाजिब है। कोई भी व्यक्ति एनेमिक हो जाता है तो स्वाभाविक तौर पर उसको कोई न कोई डिसीज़ लागू होने की संभावना बढ़ती है। तो ऐसे नागरिक का एनेमिक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्क्रीनिंग बहुत आवश्यक है। और स्क्रीनिंग के लिए ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूट में, पब्लिक मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी व्यवस्था है, मेडिकल कॉलेज में भी व्यवस्था है। हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सारे देश में बनाए हैं। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के द्वारा उसका मॉनिटरिंग किया जाता है। हमारी ANM बहन, हमारी आशा बहन, वो घर घर पे जाते हैं और स्क्रीनिंग करते हैं। और जो आवश्यक है उसको, जो एनेमिक पाए जाते हैं उसको फोलिक एसिड की, आयरन की टैबलेट मिले, उसको सहयोग दिया जाता है। और ये केवल कोई एक स्टेट में, लेकिन सारे देश के लिए उसका उपयोग किया जाता है। और उसके लिए बजट में आवंटन किया गया 2,332 करोड़ रुपया का, जो स्टेट गवर्नमेंट को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आर्थिक सहयोग से उसमें उन्मूलन में सहयोग करे। उसमें उसका डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है, उसको भी सहयोग मिलेंगे। और उसके बाद लेकिन भी कोई बीमार हो जाता है, एनेमिक है तो भी हो जाता है, नहीं एनेमिक है तो भी हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए उसकी ट्रीटमेंट सुनिश्चित हो जाए, उसके लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ मिलता है। और हमारे NCD से भी उसका सर्वेलेंस होता है, ताकि देश में देश के नागरिकों की हेल्थ सुनिश्चित हो पाए। श्री कौशलेंद्र कुमार
हाँ देखिए, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है विस्तार से, खास करके एनीमिया मुक्त भारत का जो इन्होंने अभियान चलाया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं बिहार से आता हूँ। बिहार में आबादी आज लगभग 13 करोड़ है, लेकिन जो बजट में पैसा दिया गया है उससे लगता है कमी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस योजना को में और राशि बढ़ाने का विचार है। दूसरा प्रश्न है कि आपने दिल्ली एम्स को एनीमिया के लिए लिया है, लेकिन अन्य राज्य के जो एम्स हैं उसको आपने शामिल नहीं किया है। मेरा निवेदन है कि सभी एम्स को शामिल किया जाए जिससे लोगों को राहत मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का अच्छा सुझाव है। दिल्ली एम्स को हमने सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में लिया है। वहाँ नया प्रयोग किया जाएगा, नया रिसर्च किया जाएगा और रिसर्च के आधार पर जो आउटपुट होगा वो एनीमिया मुक्त भारत बनाने में सहयोगी होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि देश की अन्य हॉस्पिटल और अन्य एम्स में ये सुविधा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन सेंटर फॉर एक्सीलेंस एक होता है और वहाँ से एडवाइजरी होती है और एडवाइजरी के आधार पर सभी एम्स में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो, तो सभी एम्स में भी उसकी सुविधा मिले, उसके लिए भी सुनिश्चित किया गया है। और भविष्य में एनीमिया मुक्त भारत बनाने के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि एक केवल हेल्थ मिनिस्ट्री से नहीं होगा। तो हम यहाँ हेल्थ मिनिस्ट्री, चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट और हम सब लोग साथ में मिलके उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सभी की अलग अलग योजनाएं हैं, लेकिन सभी की योजना का सर्वेलेंस अच्छी तरह से हो पाए और उसका डेटाबेस बने, ताकि हमें कौन सा इंडिकेटर अप गया है, कौन सा इंडिकेटर अप नहीं गया है, ये पता चले। इसलिए भारत सरकार के चारों मिनिस्ट्री भी साथ में मिलकर काम कर रही है, राज्य सरकार को ऑन बोर्ड ले रही है, राज्य सरकार के साथ कंटिन्यूस इस विषय पर वार्तालाप हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही कि पहली बार नॉट ओनली फॉर एनेमिक सिचुएशंस बट हेल्थ सेक्टर में एक ऐसा समय था, स्टेट गवर्नमेंट बजट के लिए भारत सरकार के पास बजट मांगती थी, हमें मदद करिए। आज स्थिति ये है, हर महीने मुझे स्टेट गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करके कहना पड़ता है कि बजट उपलब्ध है, खर्च करिए। आज हेल्थ के लिए देश में खर्च की कोई कमी हमें नहीं महसूस होने देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार देश में हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा है। हेल्थ केवल हॉस्पिटल नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के नागरिक हेल्दी होते हैं तो सोसाइटी हेल्दी होती है और हेल्दी सोसाइटी ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। इसलिए समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है कि देश के नागरिक स्वस्थ रहे और देश के नागरिक का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं। हसनैन मसूदी जी। जनाब बहुत शुक्रिया जनाब। अवंतीपुरा में जनाब एक कॉलेज सेटअप किया गया है एम्स का, और सांबा में भी एक कॉलेज किया गया है एम्स का। लेकिन बात है पिछले 3 साल से वहाँ की क्लासेस शुरू नहीं हो रही, जबकि सांबा की क्लासेस जम्मू से शुरू की गई। मेरी ये गुजारिश होगी कि वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रीमिसेस मौजूद है। मेरी वीसी के साथ भी बात हुई, तो वहाँ जो मेडिकल जो MBBS के क्लासेस वो शुरू किए जाएँ, जैसे कि आपने सांबा के जम्मू में किए, तो क्या वजह है कि वहाँ अवंतीपुरा में नहीं शुरू कर रही है। तो इस पर गौर कीजिएगा ताकि वहाँ से ये मेडिकल कॉलेज ऑपरेशन हो जाए। अच्छा सुझाव है, मैं उसको देख लेता हूँ। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। मंत्री जी, आपने बहुत बड़ा आंकड़ा भी पेश किए हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहते हैं कि एकदम अंतिम पेज में, जिसमें स्टेट एंड यूटीवाई स्टेटमेंट ऑफ फंड्स रिलीज्ड एंड यूटिलाइजेशन अंडर पोषण अभियान फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2019-22 टू फाइनेंशियल ईयर 21-22 एज ऑन 31/3/22 जनवरी, इसमें ये देखा जाता है कि बंगाल में, जब तक बंगाल की सवाल है, यहाँ टोटल सेंट्रल फंड्स रिलीज हुए हैं सिंस द लॉन्च ऑफ द पोषण अभियान फ्रॉम 2018 टू पोषण का नहीं है 26,751। मतलब जो राशि दिया गया है वो 26,751.08, लेकिन जो टोटल सेंट्रल फंड यूटिलाइज हुए हैं अब तक, उसमें दिखा जाता है कि शून्य है। इसका वजह क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार को पैसा देते हैं और राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वो फिगर हमें अपडेट दे, कितना खर्च हुआ नहीं खर्च हुआ राज्य सरकार खर्च करेगी। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 60% भारत सरकार देती है और 40% स्टेट गवर्नमेंट निकालती है, और उसका अपडेट देना ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। तो यहाँ वेस्ट बंगाल से अपडेट नहीं आया है, इसलिए मेंशन नहीं किया है।
हम बार बार लिखते रहते हैं कि अपडेट करिए, लेकिन फेडरल डेमोक्रेसी की ये लिमिटेशन है, जैसा अभी आपने यहाँ देखा। इस तरह से हम करते हैं तो उसको बल जबरदस्त तो कर नहीं सकते। हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमें तुरंत ही अपना फिगर दे दे, बिट दे दे। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 गजानन कीर्तिकर जी। प्रश्न संख्या 123। क्या आयुष मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि देश में वर्तमान में राज्यवार कितने आयुष केंद्र अस्पताल कार्यरत हैं? क्या सरकार का महाराष्ट्र सहित देश में जिलेवार और अधिक आयुष केंद्र अस्पताल स्थापित करने का विचार है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त आयुष केंद्रों अस्पतालों में उपचार करा चुके रोगियों की संख्या राज्यवार कितनी है? मंत्री जी। डॉक्टर एम महेंद्र भाई, राज्य मंत्री आयुष। जवाब सभा पटल पर रखा है। हेमंत तुकाराम गोडसे। Thank you, Honorable Speaker, sir. Ayush is our nation's strength, and it can benefit not just our country but the entire world. Speaker, sir, as Ayush sector is growing fastly, the plantation for manufacturing of herbal product is not sufficient, because of which there is shortage of herbal product. And on the other side, farmers are in trouble because of same crop patterns. They can't recover their production cost also. So through you, Honorable Speaker, sir, I want to ask Honorable Minister, does Ayush Ministry has some plan regarding plantation of Ayurvedic herbs in collaboration with Agriculture Ministry, so that both farmers and Ayurvedic production manufacturers will get dual benefit? माननीय अध्यक्ष जी, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में कार्यभार संभाले, तब से आयुष सेक्टर बहुत ही ग्रो कर रहा है। 2014-15 में आयुष का बजट सिर्फ 691 करोड़ रुपीस था, अभी वो बढ़ के 2023-24 में 3647.50 करोड़ हो गए। और माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के बारे में पूछा है। तो हमारे वहाँ नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में जो हमारी आयुर्वेदिक जो संपत्ति है, जो हमारे आयुष हर्ब है, उसको ग्रो करने के लिए हम व्यवस्था है, उसके अंदर हम ये कार्य कर रहे हैं। श्री तापिर गांव। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आयुष मंत्री को और मंत्रालय को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा होम टाउन में 100 करोड़ लास्ट टाइम सैंक्शन दिया है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं आयुष मंत्रालय से ये जानना चाहता हूँ, वो आयुष इंस्टीट्यूशन जो है कब से ऑपरेशनल होगा? थैंक यू। हम लोग आपकी आयुष इंस्टीट्यूट जल्दी से जल्दी चालू के उसकी कार्य में लगे हुए और जल्दी से आपको अच्छा मैसेज देंगे। नितेश भाई पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा के संवर्धन हेतु आयुष मंत्रालय बनाने के लिए मैं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्वतंत्र रूप से आयुष मंत्रालय बनाने के बाद से आयुष के क्षेत्र और मंत्रालय के विकास की अभी तक की स्थिति अभी तक की क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, अभी मैंने बताया वैसे 2014 के बाद जो आयुष का बजटरी एलोकेशन 5 टाइम्स बढ़ गए फर्स्ट तो, प्लस आयुष के जो हमारी कॉलेजेस है वो 2014 में 512 थी, वो अभी बढ़ के 782 हो गई, वो 52.73% राइज बताते। ऐसे ही अंडर ग्रेजुएट सीट में भी 88.90% इंक्रीज हुआ है। और अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर में ये फर्स्ट आउटपोस्ट WHO का बनाया है। प्लस हमने नीट और AIA PGET एंट्रेंस एग्जाम आयुष सिस्टम के लिए बच्चों को एडमिशन के लिए बनाया। प्लस ITRA जामनगर है, उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दिया है। और ग्लोबल आयुष एंड इन्वेस्टमेंट समिट में भी हमने 9,000 करोड़ से ज़्यादा का हमने MOU किया है। प्लस आयुष मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री को भी अभी $18.2 बिलियन का बन गया है।
आयुष एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की है, आयुष ग्रिड की क्या, ऐसे काफी चीज हमने की। थैंक यू सर। नंबर 124 श्री पीपी चौधरी जी। प्रश्न संख्या 124। क्या आयुष मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या आयुष स्वास्थ्य योजना का राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विस्तार किया गया है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार ने 2021-22 और 2022-23 के दौरान राजस्थान में पाली और उत्तर प्रदेश में झांसी, प्रतापगढ़, गोंडा और बहराइच जिलों में कोई निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए हैं और कोई मोबाइल क्लिनिक स्थापित किए हैं? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? 2021-22 और 2022-23 के दौरान राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए उक्त योजना के तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा दवाओं और आयुष जागरूकता पहलों पर खर्च किए गए आवंटित अनुदान का प्रतिशत क्या है? और क्या इस योजना के तहत राजस्थान और उत्तर प्रदेश के उक्त जिलों में वर्तमान में प्राप्त कर रहे जनजातीय समुदायों के बारे में सरकार के पास आंकड़े हैं? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं इसके क्या कारण हैं? माननीय मंत्री जी। सभा पटल रखा है। डॉक्टर एम महेंद्र भाई, राज्य मंत्री आयुष। श्री अनुराग शर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से एक दो सवाल मैं मंत्री जी से करना चाह रहा था। सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को और उनकी टीम को बधाई देना चाह रहा हूं जो उन्होंने आज आंकड़ा दिया 18.2 बिलियन डॉलर्स का। प्रधानमंत्री जी की जैसी मंशा रही है आयुर्वेद को पूरे दुनिया भर में प्रमोट करने के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आग्रह उनसे ये भी करना चाह रहा था कि जो आपने अभी आज आंकड़े दिए उसमें मेरे क्षेत्र में, और क्योंकि आज चौधरी जी यहाँ नहीं है, पाली और प्रतापगढ़, गोंडा और बहराइच डिस्ट्रिक्टों में कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए, तो अगर कोई भी आपके पास ऐसे आते हैं तो आपसे आग्रह उसको जल्दी करवा दें। सवाल ये था कि आपने आज भी बताया कि आज 18.2 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो गई है आयुष, उसके लिए बधाई। पर सर आपने आयुर्वेदिक कॉलेजेस जो भी कर रहे हैं, उन आयुर्वेदिक कॉलेजेस में हम अपने बच्चों को जो नए वैद्य बनेंगे, डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, इसमें हमने क्या प्रगति करी इनके कोर्स को चेंज करने के लिए? इनके नए कोर्सेज में मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स और मॉडर्न साइंस की जो मानक हैं या जिन चीज़ों से पेशेंट को मदद हो सकती है, वो कोर्सेज में क्या आपने अभी शुरुआत कराई, इसके बारे में जानना चाह रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, हमारे हेल्थ कमेटी के मेंबर भी रह चुके हम साथ में, लेकिन जो आयुष के बच्चे एडमिशन लेते हैं तब मैंने बताया अभी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये PGET की एग्ज़ाम में 50% सीट का क्वाटा सब मेडिकल कॉलेज में हमने आयुष कॉलेज में रखा है। आयुष एडमिशन के लिए सेंट्रल काउंसिलिंग कमेटी की स्थापना की है, NCISM की रचना की है, ऐसे NCH की भी रचना की है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर SOARIPA भी हमने इंट्रोड्यूस किए। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन NCISM के अंडर किया है। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन होम्योपैथिक भी अंडर किया है। और सब बच्चों को हम जहाँ भी उसको PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या तो जो जहाँ नेसेसिटी आयुष के डॉक्टर्स की, वहाँ सब हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे उसका अपॉइंटमेंट भी देते हैं। श्री मलुक नागर। जी साहब, धन्यवाद बहुत बहुत। मैं मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह झांसी और दूसरे जिलों में करा है, क्या बिजनौर और मेरठ उस तरह इनके लिए भी रखा है? और क्या उनके जो वहाँ शिविर लगाते हैं तो क्या पिछड़ों को और दलितों को इसमें वरीयता दी गई है, क्योंकि वास्तव में वो हकदार हैं उसके? और अब मैं पहले लोग शर्माते थे, पूछते साहब, अब तो महामहिम राष्ट्रपति जी भी कहते हैं पिछड़े दलितों को करा, और माननीय प्रधानमंत्री भी खड़े होकर सदन में कहते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनको वास्तव में जरूरत है दलितों को और पिछड़ों को, उनको वरीयता पे किया जाए। क्या ऐसी योजना है? बेसिकली हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, और आपके क्षेत्र से एक आपके स्टेट में एक एप्लीकेशन डाली जाए और स्टेट एनुअल एक्शन प्लान में वो एप्लीकेशन हमारे पास आएगी, उसका हम उसको एग्जामिन करवाएंगे और एग्जामिन करके जो हमारी जो गाइडलाइन है अनुरूप हम आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर।
क्वेश्चन नंबर 125 श्री रघु राम कृष्ण राजू। प्रश्न संख्या 125। क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को देश में विभिन्न केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं में कदाचारों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर विचार कर रही है, और यदि हां तो केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं को रोकने में प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायक साबित होगी, और क्या वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें मिलने पर सरकार ने विभिन्न अस्पतालों में अधिक छापेमारी की है, और यदि हां तो दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। पटल पर रखा गया। Thank you, sir. I had gone through the answers given by the Honorable Minister, which were very exhaustive. Thank you for that, sir. And my supplementary question number 1 is, Ayushman Bharat, which is the very prestigious program of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, which is being implemented in almost all the states, including Andhra Pradesh. But the awareness to the people that this particular Ayushman Bharat, which is catering for the creation of health and wellness centers and Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, where a lot of medicines were given and huge infrastructure is being created with all the support systems. The awareness, recently Honorable MOS, when she had visited, she had pointed out some issues, and the problem is many people in the state, they are not aware that this particular program that is being brought in by Honorable Narendra Modi ji is being implemented in the state, because it is being implemented with a different name. Co-branding is appreciated, but solo stickering should not be allowed, and such a great scheme, the message should go to all the public. This is what I am requesting the Honorable Minister. Any preventive measures subsequent to your Honorable MOS observations were taken. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारी फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट को कई अधिकार दिए गए हैं, कई सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिए गए। अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में ही काम करती है। दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रहे, बहुत आवश्यक होता है। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक एम्बिशियस स्कीम आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू किया। आज देश में 1,54,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का उद्देश्य ये था कि देश में हर 5-6 हज़ार पॉपुलेशन पर एक ऐसा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, वहाँ व्यक्ति अपनी ट्रीटमेंट तो करवाए, लेकिन वेलनेस के लिए भी वहाँ योगा का भी सेशन चलता हो, ईट राइट फूड, कैसे फूड लेना चाहिए उसका भी चलता हो, उसकी स्क्रीनिंग की फैसिलिटी भी हो। जो भारत सरकार के नोटिफाइड डिसीज़ है, डिसीज़ मुक्त NCD का प्रोग्राम भी वहाँ पर चलता हो। ऐसा करके एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम चलाई, और उसका ये स्कीम का 60-40 में थी, जिसमें 60% भारत सरकार देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट का निकालती है, और उसमें उसका नाम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रखा है। जब कोई स्कीम कैबिनेट में अप्रूव होती है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ MOU करती है कि वे स्कीम का हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और इस स्कीम के मुताबिक भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है, और स्टेट गवर्नमेंट 40% अपना ऐड करके वो अपनी स्कीम यहाँ चलाती है। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम ऐसी है जिस स्कीम में हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को स्ट्रेंथन करने के लिए 10 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से दिया गया। वहाँ एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, उसके लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपया दिया गया, ताकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे रख के वहाँ अच्छी तरह से एक्टिविटी करें। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, वहाँ कंप्यूटर रख पाए, वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था हो, उसके लिए जो उसको पैसा अलग से दिया गया। वहाँ जो मेडिसिन दी जाती है, सारी मेडिसिन 150 टाइप की मेडिसिन में 60% भारत सरकार का शेयर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार का शेयर होता है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए भारत सरकार का शेयर होता है। 60-40 में चलने वाली स्कीम में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नाम रखा गया है, ऐसा उन्होंने MOU करके दिया है। लेकिन कई स्टेट गवर्नमेंट ने उसका वायलेशन करके वो अपना नाम रखा है। मेरा ऐसा इस स्टेट गवर्नमेंट को मैंने लेटर भी लिखा है, आंध्र प्रदेश को भी लेटर मैंने लिखा है। वैसे पंजाब में ये सारी व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया था, और उसके ऊपर जाके नाम लिख दिया मोहल्ला क्लिनिक, और सारी भारत सरकार का पैसे का उपयोग हो रहा है। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए।
और इसलिए उसको भी पत्र लिखा गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानेंगे और स्कीम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बंद कर देंगे तो भारत सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने स्कीम बंद कर दिया, ऐसा मान के हम उसको यहाँ से जो ग्रांट देते हैं, हम तो स्कीम बेस्ड ग्रांट देते हैं, और स्कीम का वो उपयोग ना करे, वो स्कीम को माने नहीं, तो हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प बचता नहीं है। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं सभी राज्य सरकार को माननीय सांसद के द्वारा सूचित करना चाहूंगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार साथ में मिलकर ही काम करे और देश के नागरिकों की हेल्थ की रक्षा के लिए कोई पॉलिटिक्स करने की किसी को आवश्यकता नहीं, मदद करनी है और मदद करें। थैंक यू ऑनरेबल मंत्री जी। आप बेटे बेटे क्यों जवाब दे रहे हो? उनके कोई रिकॉर्ड में तो जा नहीं रहा। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर सर फॉर माय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नंबर 2 is that if you can let me know, you may not have it ready, but if you can let me know how much money has been spent for the state of Andhra Pradesh in the last 2 years, we can also take it to the people that this much amount has been spent, and not only for this Ayushman Bharat with the name of the Chief Minister, and several other schemes under family welfare also is being done. So kindly look at all those other schemes also and take some corrective steps to make the people aware of what government India is doing. That's all. माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार को जो सहयोग दिया जाता है, सहयोग राशि दी जाती है, उसका सभी स्टेट वाइज, और मैं तो सभी लोकसभा सीट वाइज डाटा निकाल रहा हूँ, सभी स्टेट वाइज और आपकी लोकसभा सीट वाइज भी मैं डाटा आपको उपलब्ध करा दूंगा, ताकि भारत सरकार कितना सपोर्ट राज्य सरकार को कर रही है और जिसके आधार पर देश के और राज्य के नागरिकों का स्वास्थ्य के लिए सहयोग हो रहा है। राजीव प्रताप रूडी। मैं जिस राज्य से आता हूं वहां देश की सबसे बड़ी गरीबी है, 51% लोग गरीबी रेखा के नीचे, और गरीबी का एक मुख्य मार बेरोजगारी और बीमारी भी होता है, और बड़ी संख्या में लोग देश के भीतर अपने बीमारी को लेकर के लोग अलग अलग अस्पतालों में जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही अच्छी योजना, और जो अपने आप में दुनिया में जो योजना बना के दिया है, जिस प्रकार से लोगों का उपचार हो, और जब मरीज अस्पताल में भर्ती होता है, और इसमें नीतिगत फैसले की आवश्यकता है। देश की सरकार उस गरीब के एक एक पैसा उसके उपचार पर खर्च करने के लिए तैयार है। गरीब जब अस्पताल में भर्ती होता है तो हमारे पास कहा जाता है कि उसका एस्टीमेट बना के दीजिए। हम लोग उसका एस्टीमेट बना के देते हैं, 3 लाख का वो बना के देता है, और वो 3 लाख पैसा स्वीकृत, इस बीच में वो मरीज वहां भर्ती रहता है। इस बीच में चाहे वो बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या प्रधानमंत्री जी के हम लोग आग्रह करते हैं, वो 3 लाख रुपया वहां से निकल करके उसके खाते में चला जाता है। हो सकता है कि उसके पहले उसको छोड़ने की नौबत आ जाए। वैसी स्थिति में वो बिल जब 4 लाख हो जाता है, जब छोड़ने का समय आता है, तो वो बिल 4 लाख हो जाता है, 4.5 लाख हो जाता है, 5 लाख हो जाता है। दिक्कत ये होता है कि वो 3 लाख का लाभ भी नहीं मिलता है, और 2 लाख जो एक्स्ट्रा उस गरीब को देना पड़ता है, वो कहां से लेके आए। इस व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा कि जब गरीब उस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती हो जाए, तो वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट दे कि हम इस व्यक्ति को इंश्योर कर रहे हैं, आप इस पर खर्च कीजिए, और जो खर्च हो वो पैसा उसके अकाउंट में डेबिट हो। जब तक पैसा उस गरीब के अकाउंट में जाता नहीं है, ना तो उसे भर्ती करते हैं, ना उसे छोड़ते हैं, और देश के गरीब को देश के प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी योजना का लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सर्टिफिकेट बेस कि ये व्यक्ति इस इंश्योरेंस के तहत कवर्ड है, आप इसका बिल बाद में दें, वो सरकार की अंडरटेकिंग हो जानी चाहिए। और दूसरा ये होता है कि जब केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का पैसा उस अस्पताल में नहीं जाता है, तो अस्पताल वाले उस योजना के तहत उस व्यक्ति को भर्ती करने से रोक लगा देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमारा पुराना बिल क्लियर नहीं हुआ, और ये सब सांसदों के साथ समय समय पर होता है। इसलिए माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहूंगा कि इस पर नीतिगत फैसला किया जाए, और बिहार के वैसे लोग, जो बिहार सबसे गरीब प्रांत है, वहां सबसे ज्यादा इसका लाभ मिलता है हम लोगों को इस योजनाओं का। कृपया इस पर अपना मंतव्य दे। मैं समझता हूं कि पूरा सदन इस बात पर सहमत होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव प्रताप रूडी जी ने जो प्रश्न राइज किया है, वो प्रश्न बहुत राइट है कि सामान्य और गरीब पेशेंट, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना हो या कोई भी योजना हो, उसका लाभार्थी और वो एडमिट हुआ हो तो उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से होनी चाहिए। उसका एस्टिमेट के मुताबिक उसके एस्टिमेट से ज़्यादा खर्च हो गया हो तो भी खर्च रियम्बर्स होना चाहिए, और उसको
हर हॉस्पिटल को भी एश्योर होना चाहिए कि मुझे पैसा मिल जाएगा, ताकि पेशेंट को दिक्कत ना हो और गरीब लोगों को कोई परेशानी ना हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरी सरकार गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के प्रति समर्पित रहेगी, और उसके लिए ही आयुष्मान भारत योजना चलाई गई है। आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान जो सुझाव और हमें भी अनुभव आता है कि ये चेंज करने की आवश्यकता है, पहले एक ऐसा इश्यू आया था मेरे सामने कि 5 लाख का खर्च, उसमें 5 लाख की खर्च की व्यवस्था है, लेकिन 5.5 लाख का एस्टिमेट आया, तो उसको आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी के रूप में उसको लाभ नहीं दिया गया। हमने तुरंत ही योजना में चेंज किया कि भाई 5.5 लाख रुपया का खर्च हो गया हो तो 5 लाख तो हमें दे ही देना है, और 50,000 वो अपना एडिशनल दे दे, और या तो राज्य सरकार उसमें अपनी योजना है उसमें से भी दे सकती है, ऐसा प्रावधान किया। वैसा आपने कहा कि आज के दिन में जो एस्टिमेट करते हैं और एस्टिमेट की अप्रूवल के बाद उसका इलाज चालू होता है, हमने उसको ऑनलाइन कर दिया है, और ऑनलाइन से वहां जैसा एस्टिमेट आएगा, रिवाइज एस्टिमेट भी होगा तो भी तुरंत ही वहां से रिवाइज एस्टिमेट करेंगे, और वहां स्टेट की एक स्टीयरिंग कमेटी होती है, वही उसको अप्रूवल करती है, और हमने पावर स्टेट को ही दे दिया है। स्टेट की अध्यक्षता में कमेटी वो कहेंगे कि रिवाइज एस्टिमेट आया है और सही है, उसको अप्रूव करने की आवश्यकता है, तो तुरंत ही उसको अप्रूव कर देंगे, ताकि हम उसको भी सुविधा दे दें। और भी यहाँ जो राजीव प्रताप जी ने सुझाव दिया है, हम उसको एग्जामिन करेंगे। गरीबों के प्रति भारत सरकार का, मोदी गवर्नमेंट का कमिटमेंट है, उसको कोई दिक्कत हो ऐसी कोई योजना हम नहीं चलाना चाहते हैं, और जो योजना बनी हुई है गरीब के लिए बनी हुई है, सरकार देश के लिए है। योजना में कोई त्रुटि हो और रिफॉर्म करने की आवश्यकता हो तो हम अवश्य उसमें चेंज भी करें। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। जी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी स्कीम आयुष्मान भारत, जहाँ से गरीबों का फायदा हो, और एम्स के अस्पताल भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सर ये देखने में आया खास तौर पे एम्स बठिंडा में कि जो वहाँ पे अमृत फार्मेसी जो अंदर चला रहे हैं सर, जब ये MOU साइन हुआ था, ये था कि नो प्रॉफिट नो लॉस की आपकी सरकार सस्ती दवाई, अफोर्डेबल दवाई गरीबों को देना चाहती है, लेकिन सर इधर जो अमृत फार्मेसी जो एम्स बठिंडा में चल रही है, उन्होंने लैंडिंग प्राइस से 20% ऊपर दवाइयों का रेट पेशेंट्स के लिए लगा दिया, और इंटरनल मेडिसिन जो आयुष्मान के लिए जो एम्स यूज करता है, चाहे वो कीमो की हो, कोई NS फ्लूइड हो या मेडिसिन हो, उस पे ऊपर भी 17.5% प्रॉफिट मांग रहे हैं, और सब आधी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, उधर आदमी खड़े कहते बाहर से लेके आओ अपने टाउट्स, और क्यूज इतने लंबे क्योंकि काउंटर्स पूरे नहीं करते। तो एक तरह से ये अमृत वाले जो अपने काउंटर्स को वहाँ मिसयूज करके पेशेंट्स को तकलीफ कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन लगा रहे हैं, तो क्या अमृत में नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिस्टम है कि दे आर अलाउड टू चार्ज 20% और सारी मेडिसिन नहीं रखते और काउंटर्स पूरे क्यों नहीं करते हैं? दिखा लेना एक बार। शुक्रिया। अध्यक्ष महोदय, देश के नागरिकों को सस्ती दवाएं मिले। एक क्वेश्चन से है कि दवा महंगी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन से है कि अमृत फार्मेसी में प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अमृत फार्मेसी प्रॉफिट के लिए नहीं चलाई जा रही है। 20-15% खर्च तो उसको ऑपरेट करने में लग जाता है और नो प्रॉफिट नो लॉस के बीच ही हो जाता है। दूसरा, ये ज़रूरी नहीं है कि सारी फार्मेसी में सभी टाइप की मेडिसिन मिले। ये अमृत फार्मेसी है, गवर्नमेंट की है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि सभी मेडिसिन वहाँ हो, लेकिन ना भी हो सकती है। मेरा आग्रह है कि अमृत फार्मेसी पर मैक्सिमम से मैक्सिमम मेडिसिन हो। दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट कैंसर के पेशेंट है जिसकी मेडिसिन बहुत महंगी है, तो हमने पहले से ही उसमें ट्रेड मार्जिन फिक्स कर दिया है। ऐसी 59 मेडिसिन है कैंसर की जो मार्केट में 5,000 10,000 में एक ट्रिप मिलती थी, उसका ट्रेड मार्जिन हमने फिक्स कर दिया, तो वो आज मार्केट में 2,500 3,000 में मिलती है, 50% रिड्यूस हो गया। वैसा ही सभी स्टेट गवर्नमेंट को मैंने सूचित किया है और सभी एम्स में भी अमृत फार्मेसी के अलावा भी जन औषधि केंद्र लगे। सभी माननीय सांसदों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी लोकसभा क्षेत्र में सभी टाउन में एक जन औषधि केंद्र चालू करिए। प्राइवेट व्यक्ति को भी जन औषधि केंद्र अलॉट किया जाता है और 20% एश्योर प्रॉफिट यानी कि 20% कमीशन हम भारत सरकार की ओर से उसको देंगे। और आज 1700 से अधिक मेडिसिन जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध है। 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र देश में चल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, दुनिया उसकी स्टडी कर रही है कि एक कैसी स्कीम चलती है जिसमें एक कॉमन प्रोक्योरमेंट हो
और 9,000 जैसे जन औषधि स्टोर पर सप्लाई चेन के माध्यम से उसको मेडिसिन उपलब्ध करा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब मैं 2016 में स्टेट मिनिस्टर बना था केमिकल्स, फर्टिलाइजर में, फार्मा का, उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गरीब के लिए ये योजना 2008 में कांग्रेस के समय में बनी थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये केवल 150 सेंटर 2008 से 2014 यानी कि 6-8 साल में केवल 150 सेंटर है और वो भी अभी मरने की कगार में है। आप क्या उसको रिवैम्प करके उसको देश की सेवा के लिए उपलब्ध करा सकते हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कमिटमेंट के साथ काम किया इस विषय पर। आज मुझे खुशी है, मैं हर दिन सुबह में मेरा रिव्यू हो जाता है। आज डेली 10 लाख पेशेंट, 10 लाख लोग जन औषधि केंद्र पर डे जाते हैं। सस्ती दवाइयाँ वहाँ मिलती है। सभी स्टेट में जन औषधि केंद्र है। मेरा सुझाव है कि अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में हर ब्लॉक में एक जन औषधि केंद्र ओपन हो और आप मुझे केवल और मेडिसिन, मैं इसलिए ही कहा कि मेडिसिन आप चाहे इतनी सभी टाइप की मेडिसिन, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है और उसके नीचे कोई मेडिकल स्टोर है तो वहाँ ऑर्थोपेडिक के रिलेटेड मेडिसिन होती है, लेकिन यहाँ जो एसेंशियल कही जाए ऐसी मेडिसिन उपलब्ध रहे, ऐसी हमारी कोशिश है और इसलिए ही वायबल तरीके से चल रहा है। साहब, वो जो अच्छा नहीं होता और पेशेंट नहीं आता तो चलाने वाले को प्रॉफिट नहीं होता तो चलाते ही नहीं। लेकिन आज 9,000 जन औषधि केंद्र चल रहा है, उसका मतलब ये है कि उसकी आजीविका भी चलती है और देश की जनता की सेवा भी होती है। क्वेश्चन नंबर 126 श्रीमती रंजिता कोली। प्रश्न संख्या 126। क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि देश में MBBS मेडिकल उपाधि प्राप्त करने के लिए शिक्षा की अनुमानित लागत कितनी है? क्या भारत में चिकित्सा शिक्षा की लागत अन्य देशों, विशेष रूप से यूरोपीय देशों की तुलना में लगभग दुगुनी है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं? और सरकार द्वारा देश भर में चिकित्सक रोगी अनुपात में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? माननीय मंत्री जी। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ, जैसा कि बताया गया है कि देश में इस समय 655 मेडिकल कॉलेज हैं। ये जानकर बहुत ही सुखद अनुभव होता है और मैं इसके लिए माननीय मंत्री साहब को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं मंत्री साहब से जानना चाहती हूँ कि अब देश में ऐसे कितने जिले बच गए हैं जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है? क्या इन जिलों में कोई आकांक्षी जिला भी है तो इनकी संख्या क्या है एवं कब तक यहाँ भी मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की संभावना है? जवाब दे दिया ना पूरा डिटेल में ही। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूछना था पीस का, आपका प्रश्न था पीस के विषय में। आप प्रश्न देखें माननीय सदस्य, आपका प्रश्न था पीस के संबंध में, मेडिकल कॉलेज नए खोलने का जवाब फिर दे दें आप एक बार। लेकिन भी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा तो मैं बता दूं, आज की स्थिति में 240 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है वहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है। बाकी के डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी खोल चुकी है और आने वाले दिनों में बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी प्रपोजल आएगी तो स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो खोल सकते हैं जो वहाँ के क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। तो माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री, ऑनरेबल सप्लीमेंट्री माननीय सदस्य पूछिए सवाल एक और। नहीं, मैंने पूछ लिया वो। पूछ लिया। सुमेंदानंद सरस्वती जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे देश में मेडिकल कॉलेज का जाल बिछाया है। इसके बावजूद भी हमारे कुछ छात्र विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं और जब छात्रों से पूछते हैं तो विषय आता है कि वहाँ पर शिक्षा सस्ती है। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होता है। पिछली बार भी राजस्थान के और देश के 700 छात्रों का एक विषय सामने आया था। यहाँ पर और विदेश में एक अंतर है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने इंटर्नशिप करने के बाद भी हमारे कुछ छात्रों को सर्टिफिकेट देने से इसलिए मना कर दिया था कि कजाकिस्तान और कुछ देशों में 4.5 साल मेडिकल के MBBS में लगते हैं, हमारे यहाँ 5 साल लगते हैं। माननीय मंत्री जी से मैं मिला तब उसका समाधान हुआ। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जो हमारा मेडिकल खर्चे का अंतर है, विद्यार्थी कहते हैं कि विदेश में खर्चा कम है
उस पर कुछ विचार करेंगे, और ये जो समय का अंतर है 4.5 साल और 5 साल, इस पर कोई विषय विचार करेंगे ताकि बच्चों को समस्या न हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में 2 टाइप की मेडिकल कॉलेज होती है, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फीस एकदम बहुत कम होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हर स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ उसका फीस फिक्सेशन कमेटी होती है। ये फीस फिक्सेशन कमेटी अपने अपने स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी फीस फिक्स करती है। ये बात सही है कि यहाँ और कई देशों में वहाँ हमसे एजुकेशन पर लगने वाला खर्च कम है, इसलिए हमारे स्टूडेंट विदेश में भी पढ़ने के लिए जाते हैं। और इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने निश्चय किया कि देश में ही मेडिकल कॉलेज बढ़े, देश में ही सीटें बढ़े। और इसलिए जो पहले 52,000 MBBS की सीट हुआ करती थी, आज केवल 8 साल में वो 1,01,063 सीट ऑलरेडी हो चुकी है। अभी भी सीट बढ़ रही है ताकि स्टूडेंट को यहाँ अवसर मिले। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदन को, माननीय संसद को बताना चाहता हूँ कि जब बाहर स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं तो कई स्टूडेंट हमारे पास शिकायत आती है, टाउट के भोग बन जाते हैं, कहते हैं कि वहाँ एजुकेशन ये कंट्री में चले जाओ, ये कंट्री में चले जाओ, वहाँ एडमिशन भी करवा लेते हैं। NMC ने एक क्लियर गाइडलाइन डिक्लेयर की है, विदेश में हमारे स्टूडेंट जाके डॉक्टर ना बने ऐसा हम नहीं चाहते, वो जाए डॉक्टर बने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है। कई कंट्री ने क्या करके रखा है, यहाँ से स्टूडेंट को वहाँ ले जाते हैं, नर्स के रूप में उसको काम करवाते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम आपको डॉक्टर बना दिया, लेकिन वहाँ उसको प्रैक्टिस की परमिशन नहीं देते। और इंडिया में आके जाओ और इंडिया में आप FMG की एग्जाम पास कर दो और इंडिया में ट्रीटमेंट करो, इंडिया में डॉक्टर के रूप में काम करो। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय किया है कि विदेश में पढ़ने जाने वाले सभी स्टूडेंट को 3 बातों को एश्योर करना है, और सभी आपके द्वारा भी, आपके पास भी कई स्टूडेंट आते रहते हैं। एक, यहाँ नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, वो ही विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। दूसरा, इंडिया में 5.5 साल का कोर्स है, इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स दुनिया में जिस कंट्री में हो वहाँ ही जा सकता है। तीसरा, जिस कंट्री में जाए उसको रजिस्ट्रेशन वहाँ प्रैक्टिस करने का भी मिलना चाहिए। वहाँ उसको प्रैक्टिस करने का परमिशन मिलती नहीं है, रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है, और उसको यहाँ इंडिया में छोड़ देते हैं, वो देश की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमने 3 बातों को सुनिश्चित कर दिया है। इसलिए आपके अड़ोस पड़ोस में या तो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब जनप्रतिनिधि है, हमारे पास वाली आते हैं कि हमें स्टूडेंट को विदेश पढ़ने के लिए भेजना है, तो क्या करना, ये 3 बाबत हम सब लोगों के संज्ञान में रहनी चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो विदेश में जाके पढ़े और यहाँ FMG की एग्जाम पास करके हम यहाँ उसको यहाँ डॉक्टर के लिए प्रमाणित कर देंगे। जी, आपने कम समय में भी हमें प्रश्न पूछने का सुविधा दी। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या आपके पास मेडिकल छात्र जो हैं इंटर्न और पोस्ट इंटर्न, क्या आपके पास ये मांग लेके आए हैं कि जो नीट का जो 23 का जो परीक्षा है उसको कुछ महीने उसको थोड़ा पीछे कर दे, क्योंकि अभी नीट PG 22 का जो आया है उसमें अभी भी लगभग 1311 वैकेंसियां हैं और आपने अभी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 11 अगस्त तक आपने किया है, लेकिन बच्चों के पास बहुत कम समय है, तो बहुत से लाखों के बच्चे की तादाद हम सभी के पास आके आपके द्वारा पूछना चाहते हैं कि नीट PG 23 को पोस्टपोन किया जाए कुछ महीनों के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निर्णय हमने ले लिया है ताकि 11 अगस्त 2023 तक जो भी स्टूडेंट की इंटर्नशिप पास हो पूरी हो जाएगी, ये सब लोगों को एग्जाम में बैठने के लिए हमने अनुमति दे दी है ताकि देश के कोई स्टेट और कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी छूट ना जाए। दूसरा, 5 मार्च को एग्जाम लेना है और ये 5 महीने पहले डिक्लेयर कर दिया, तो जो स्टूडेंट को तैयारी करना है पहले से तैयारी कर ही रहा है। दूसरा, मैं लेट करते करते चले जाऊंगा तो एक ऐसी स्थिति आएगी, पहले 7 महीने 8 महीने लेट होता था, बाद में 4 महीने आया। अभी उसको जो कोविड के दरमियान जो चैनल बिगड़ गई थी उसको दुरुस्त करना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने स्टूडेंट का डेलीगेशन मुझे मिला था, मैंने उसको समझाया है कि आप लोगों ने तैयारी करके ही रखा है, कोई स्टूडेंट छूट ना जाए, इसलिए मैंने कट ऑफ डेट बढ़ा दिया है ताकि सब स्टूडेंट को एग्जाम में बैठने का अवसर मिले, एग्जाम पास करे और नीट PG पास करके वो PG में एडमिशन ले। प्रश्नकाल समाप्त। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे।
You were listening to the recording of today's proceedings during the question hour in the Lok Sabha. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.